जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है वो हो गया है और इसको हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर को, जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं और मैं बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए, निकाल लीजिए सिलेबस। ठीक है, पॉलिटी से संबंधित अधिकतम इसमें प्रश्न जो है रहते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भी बोला जाता है, ठीक है, के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, टिप्पणी जब भी आती है, इस प्रकार के जो वर्ड हैं इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर जाकर के आप एक वीडियो देख लीजिए। टिप्पणी में होता है आपको अपने विचार जो है प्रस्तुत करने होते हैं कि आपका क्या विचार है, सरलीकरण करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हो। अभी इसमें पूछा सरलीकरण की आवश्यकता है, तो इसी पर पॉजिटिव में देना है कि आवश्यकता है, तो वो क्यों है उस पर आपको लिखना होगा इस पर। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और आप सिलेबस में डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट दिया हुआ है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, 1952 वाला, 51 वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ये, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेसिक से है, पूछ लिया गया है, और ये जो है करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर जिन्होंने पढ़ा है वो इन्हें घर पर आप करके देखिएगा इनमें से। ठीक है, और इसको हल कैसे करना है प्रश्न को, सेकंड पेपर को, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बताऊंगा। आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये आपके कश्मीर से रिलेटेड जो मामले चले हैं उनको आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसमें सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष की भी कहानी आती है, किस प्रकार से जो है महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। ठीक है, महासंघ क्या है हमारा? संघ शासित संघ जो है संघ ही बोला जाता है। ठीक है, यूनियन हमारे भारत को, तो उसी की यहाँ पर बात करी गई है। और जो भी हालिया जो मामले रहे हैं कश्मीर से रिलेटेड, इसमें थोड़े से आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, 150 शब्दों में है, एक दो उदाहरण ही काफ़ी रहता है। चौथा प्रश्न है, हाल के समय में भारत यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं। ठीक है, यहाँ पर भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय और अपसरणीय, यानी कि अपसरण यानी कि मिलना दोनों, और अभिसरणीय यानी कि पीछे हटना। ठीक है, यानी कि दोनों में आपस में टकराव और बिखराव, इनकी बात हो रही है। ठीक है, अभिसरणीय और अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं, यानी कि क्षति हो रही है, ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, न्यायिक व्यवस्थाएं दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण और अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। आपने देखा होगा हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जज तक जो है सामने आए थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ मामले चले थे करंट अफेयर्स में, तो उसको जोड़ करके ये प्रश्न जो है लिखना था, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, यहाँ पर एक स्पीकर की बात की गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है आपको। ठीक है, जो करंट में जो घटनाएं चलती रहती हैं वहाँ से ले लिया गया है, उसे उठा करके स्पीकर के पद के बारे में जो गरिमा होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष का रहता है हमेशा। ठीक है, स्पीकर,
तो क्या वो सत्ता पक्ष की ओर झुकाव उनका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस रिलेटेड छोटा सा एक डिस्कशन करना था आपको 150 शब्दों में इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6वां, सामाजिक विकास की संरचनाओं को बढ़ाने के क्रम में सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा, ठीक है, एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीतियों की बात करी गई है, ना कि मातृ मृत्यु दर और इन सब की। नीतियों की किस में बात करी जाती है? पॉलिटी के अंदर बात की जाती है, तो वही यहाँ पर मेंशन करना है। 150 शब्दों में छोटा सा एक नोट बना लेना है। 7वां प्रश्न है, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है। ये कोट हो गया, मान के चलिए। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधार के सुझाव दीजिए। सिविल सेवा में सुधार को आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं इस तथ्य के आलोक में। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता का एक निर्णायक चालक है, ठीक है, यानी कि कोई भी आर्थिक रूप से जो है समृद्धि चाहिए तो उसके लिए क्या संस्थागत गुणवत्ता, यानी कि कोई भी हम संगठन बना रहे हैं उसका एक क्या होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए कार्य। तो उसी गुणवत्ता में सिविल सेवा में क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में 150 शब्दों में आपको लिखना था यहाँ पर। 8वां प्रश्न आप और अच्छे से समझिएगा पढ़ करके। 8वां प्रश्न जो है, चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति जिसे बोला जाता है, के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, विवेचना कीजिए। चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति को किस प्रकार से सरकार ने तरह से क्या किया है, सारी चीज़ें ऐप पर आ रही हैं, डिजिटली हो रही हैं, स्टडी तक डिजिटल हो रही है, तो सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में की पहल की है, यानी सरकार बहुत ज़्यादा फायदा इसका ले रही है डिजिटल क्रांति का। तो इस पर आपको एक विवेचना कर देनी है। इन शब्दों के अर्थ बिना जाने हुए आप आंसर नहीं लिख सकते हो, तो इस वजह से हमारे चैनल पर जा करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में उन्होंने कोविड-19 का शब्द सुना था और यहाँ पर भी आपको 9वां प्रश्न मिल जाता है। तो इसमें क्या कहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्या एक तरह से रोल रहा इसका, भूमिका क्या रही WHO की, तो उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, समालोचनात्मक, यानी उसमें थोड़ी सी आलोचना भी रहेगी, किस प्रकार से देरी करी, जैसा कि आरोप लगाता रहा था अमेरिका WHO पर कि उसने जल्दी से नहीं बताया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको एक पॉइंट लिखना था, 150 शब्दों में बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दोगे आप, ठीक है। आप घर पर जा कर के अभी लिखिए, ठीक है, जो लोग नहीं देने गए हैं एग्जामिनेशन। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, ठीक है। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए, किस प्रकार से अमेरिका में और यूरोपीय देशों में हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो वहाँ की राजनीति में आ रहे हैं, उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सुंदर पिचाई जैसे नाम सामने आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मामले हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में वो हेड हैं हमारे यहाँ के, तो उन्हें क्या होगा, भूमिका निभानी होगी। उदाहरण आपको दे देने हैं, 2-3 उदाहरण, 150 शब्दों में आपका प्रश्न ये बन जाएगा। 2-3 उदाहरण पता हो आपको, ठीक है। अक्सर नाम आते रहते हैं, अमेरिका में भारतीय मूल के ये वाले जो शख्स हैं, इन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की, ठीक है, संसद में उन्होंने अपना कार्य संभाला भारतीय मूल के। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण नाम आपको पता होंगे, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें आपको लग रहा है कि कुछ आपको बुक्स सहारा या कुछ देंगी, हाँ बेसिक्स आपको बता सकती हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हुई या फिर अन्य कोई व्यक्ति हुआ, ठीक है। बाकी सब ढोंगबाजी हो रही है यूट्यूब पर।
आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है इन चीज़ों के लिए। न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ोगे, बहुत ही बेसिक सी जानकारी कोई भी सुशिक्षित नागरिक दोस्तों लिख सकता है इसको। आप अपने पिताजी आपके यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे ना तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं इसका। बस वैसे ही पढ़ना है आपको। यूपीएससी का जो ड्रामा जो बना रखा है लोगों ने, उस प्रकार से आप करोगे तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में छोटी छोटी सी चीज़ें आपको लिखनी होती है। यहाँ से आगे आपको 250 शब्दों के स्टार्ट हो जाते हैं, अब तक आपको 150 शब्दों में लिखने थे। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, यानी कि केंद्र की ओर झुका हुआ है, ठीक है। संघ में शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियां भी संघ में हैं, तो वो चीज़ें आपको बतानी थी। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि महामारी जो अधिनियम है वो डायरेक्ट कौन लाया गया था, केंद्र के द्वारा लाया गया था। आपदा अधिनियम जो 2005 में लाया था वो भी सेंटर द्वारा ला दिया गया था। और जो हाल के जो कृषि क्षेत्र में जो अधिनियम लाए गए हैं, आप सभी को पता है 3 कानूनों पर बहुत ज़्यादा हो रही है हो अल्लाह, तो वो भी ला दिया गया है, ठीक। उनको आलोक में रख करके क्या करना है, केंद्र की ओर झुका हुआ है, झुका हुआ तो है लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए झुका हुआ है। ये आपको क्या कर देना है, सिद्ध करना है। अब ये नहीं कहना है, यहाँ पर जो लोग ये कह देंगे इस पेपर में, यही तो खास बात है, इससे आपकी विचारधारा पता पड़ती है। इस पेपर से आपकी विचारधारा कैसी है, आपको बिल्कुल संतुलित उत्तर देना है। ये आंदोलन वाले उत्तर नहीं देने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी चल रही है बात, ठीक है, महामारी जैसी स्थितियां हैं, ठीक है, तो उसमें संसद को एक तरह से क्या होगा, संसद में डिस्कशन करना, सभी लोगों को लेकर आना, ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पॉइंट बन सकता है आपके लिए, छोटा सा पॉइंट, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंटों पर आपको बात करनी होती है। कृषि अधिनियम लेकर आएगा, महामारी अधिनियम लाया गया तो वो केंद्र द्वारा लाया गया, राज्यों से नहीं पूछा गया। तो क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता अखंडता से जुड़ी हुई बातें हैं ये तो, ठीक है। इस वजह से आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तो एग्जाम दे नहीं रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको और बेहतर ढंग से बताऊं, ठीक है। मास्टर चिल्लाएगा आपको, बहुत सारे मास्टर चिल्लाएंगे कि देखो इसे ऐसे करके आओ, वैसे करके आओ। दोस्तों कुछ मत करके आना है, जो आपके अंदर इसे पढ़ करके जो आ रहा है विचार, ठीक है, वो आप लिखिए। जो मास्टर जो चिल्ला रहे हैं ना कि इसे आप ऐसे लिख दीजिए, अगर उन्हें बिठा दिया जाए और वो बैठ बैठ के बेचारे हार गए वहाँ पर, तभी तो नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है, आप कैसे लिख रहे हो वहाँ पर और नंबर कैसे मिलेंगे। जो मास्टर बता रहा है उस पर मत जाइएगा, जो मास्टर बताएंगे आजकल, ठीक है, कुछ दिनों में लाइन लग जाएगी, लाइन लग चुकी है कि आप इसे ऐसे हल करो, वैसे हल करो, आप अपने अनुसार हल करो, उस पर नंबर मिलते हैं, ठीक है। मास्टरों के 2-3 नंबर आएंगे बस, ठीक है। इस पेपर में न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है, ठीक है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाएं यानी जनहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। बहुत सारी जनहित याचिकाएं डाल दी जाती हैं, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। उदाहरण भी आप दे सकते हो करंट अफेयर्स में जो भी चले हों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता, स्थानीय निकायों पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित ये प्रश्न बन गया। स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता, प्रकार, कार्यकर्ता व कोष, ठीक है, कि अपनी रचनात्मक व्यवस्था से प्रकार्यात्मक की समकालीन व्यवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। दोस्तों यही तो बस प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी मीडियम वालों को। अब इसे समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप ढंग से पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। इंग्लिश में सीधे सीधे समझ में आ जाता है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। तो इसे आप समझेंगे और इसका आंसर आप खुद लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग
में रूपांतरित हुआ है। तो राज्यसभा को जो पहले जो बोला जाता था, एक तरह से इन्होंने शब्द यूज किया है उपयोगहीन स्टेपनी टायर। ने स्टेपनी का जो टायर होता है ना, ये पहली बार यहाँ पर शब्द आया है। स्टेपनी का जो टायर है यानी ज़रूरत पड़ने पर ही बस केवल उपयोग, ठीक है, वरना रखी हुई है। इसी प्रकार से पहले क्या होता था, यूज होता था, लेकिन अभी हाल ही में सहायक, बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुई है। यानी कि उसमें जो है कार्य क्या क्या किए हैं वो आपको बताने हैं, क्या क्या ऐसी विशेषताएं रहीं राज्यसभा द्वारा, ऐसे कौन से कार्य किए गए वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। उन कारकों एवं क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत होता है। क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं राज्यसभा ने जिससे वो है उपयोगी सिद्ध हो गई है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो डेफिनेटली डेली आप करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे, पॉलिटी से जुड़े होंगे, तो आप जरूर देंगे। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स से आते हैं, ठीक है। एक आयोग के संविधानीकरण, ठीक है, संविधानीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं, ठीक है। एक आयोग है मान लीजिए कोई, अब उसका संविधानीकरण हो रहा है यानी संवैधानिक बनाया जा रहा है उसे, तो उसके चरण क्या क्या होंगे। क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? तो क्या इसे संवैधानिक बना दिया जाए? जैसे आयोग है ना, ये आयोग है तो ये अभी क्या है, ये सांविधिक हैं, संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक हैं, ठीक है। तो इनको संवैधानिक बना दिया जाए यदि राष्ट्रीय महिला आयोग को, तो सशक्तिकरण, न्याय, लैंगिक समानता अधिक होगी क्या? तो उसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। और प्रक्रिया भी पूछी गई है आपको कि कोई आयोग है उसे यदि संवैधानिक बनाना है तो प्रक्रिया क्या होगी। तो ये प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको बेसिक बुक्स में मिल जाएगा और ये आपके अपने विचार लिखने होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। केवल आय के आधार पर गरीबी निर्धारण जो हो रही है क्या वो सही है, ठीक है, तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है, वो बताना है आपको। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपके फैक्ट्स आ गया यहाँ पर जो कि प्री के लिए आप पढ़ते हो, सूचकांक वगैरह, ठीक है। तो इसको उठाना है और इससे जोड़ देना है आय से रिलेटेड, ठीक है। गरीबी की क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह रहती हैं और गरीबी का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो भी थोड़ा सा आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न लिखने के हैं, मेरे बोलने से यहाँ कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मैं तो आपको समझाने को समझा दूंगा, लेकिन करना आपको है। जो मास्टर समझा रहे हैं उन पर मत जाइए, आप क्या समझ रहे हो इन प्रश्नों को, आपको करके देखने हैं ये, ठीक है। 17, सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो जो फाइनेंस है वो एक गरीबी रोधी टीका है, इस प्रकार का शब्द देखिए यूज किया गया है, जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्य के लिए कीजिए, ठीक है। तो ये आपको जवाब देना है कि सूक्ष्म वित्त और स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी आपको, और इस आंसर को लिखने की आप प्रयास करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणी विकास लक्ष्य 4, ठीक है, जो कि 2030 तक धारणी विकास लक्ष्य रखे गए हैं, के साथ अनुरूपता में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए और लागू करी गई थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तो कर ही दिया होगा ये प्रश्न, ठीक है, जो भी लोग करके आए हैं। और जिन लोगों को अगले साल या उससे नेक्स्ट ईयर देना है वो भी इसे करके देखिएगा। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभी केवल प्रश्न बता रहे हैं, कभी एक एक प्रश्न का जवाब हम देखेंगे जब सारे प्रश्न पत्र आपके आ जाएंगे, ठीक है, जब सारे पेपर हो जाएंगे। चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद, जैसे स्क्वाड बोलते हैं,
वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन, क्या हो गया इसमें, एक मिनट, वन मिनट, हाँ कहाँ पर हैं हम, वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन के से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है, ठीक है, स्क्वाड, विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी हो गया ये। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्यों? इसकी अपेक्षा, भारत रूस रक्षा समझौते की अपेक्षा। तो ये आपको थोड़ा सा सिनेरियो यदि पता होगा, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक या दो नोट्स बना लेंगे जो लोग, वो इस पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि ये पेपर इस बार का मैं कहूँगा पिछले साल से टफ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वरना इसके आंसर तो बहुत सिंपल होते हैं। प्रश्न थोड़े से जो हैं इसके टफ लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कुछ लोग छोड़कर भी आ सकते हैं एक आध दो प्रश्न। वैसे नॉर्मली सारे प्रश्न किए जा सकते हैं यदि आपने थोड़ी सी भी, यदि थोड़े से भी जागरूक रहे हैं। और उन लोगों का बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, जो लोग फालतूबाजी के वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनका इसमें होने वाला नहीं है, गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि वो इतना दिमाग में कचड़ा भरा होगा कि वो मूल क्रीम तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी पेपर हैं, और इनको यदि आप घर पर बैठ के करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लिख कर देखिए 150-250 शब्दों में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, मिल जाएगी इसकी PDF, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।